बीएससी 4 सेम के विद्यार्थियों का इस आभासी कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि आज हम लोग आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आधार पाठ्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार पाठ्यक्रम में जो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है, जिसे विज्ञान के विद्यार्थियों के अलावा कला एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाता है। तो आप इसके महत्व को समझ रहे होंगे। तो चलिए, पर्यावरण अध्ययन में आज हम लोग चर्चा करें पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण तिथियां आपके लिए यहाँ पर एक स्लाइड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे पहली तिथि है 5 जून, जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत देश में 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण माह मनाया जाता है। बच्चों, पर्यावरण की चिंता को लेकर के पहला जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया वो 1972 में स्टॉकहोम में मनाया गया। और स्टॉकहोम में होने वाले इस विश्व पर्यावरण सम्मेलन में ही तय हुआ कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जो 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील की एक राजधानी है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ, जिसमें चिंता की गई कि जिस प्रकार से चारों तरफ हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और एक तरह से प्रदूषण का संकट भी फैल रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसी क्रम में 1997 में क्योटो जापान में इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के थी। पहली बार कार्बन इमिशन को लेकर चिंता की गई। और ग्लोबल वार्मिंग, जिसे सब बच्चे साइंस के हैं, आप समझते होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां की बर्फ पिघलने लगेगी और धीरे धीरे सारी की सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो इन सारे खतरों से बचने के लिए, और खास तौर से जो हाइड्रोकार्बन गैसेज हैं, CO2 तो उसमें एक है, मीथेन, ईथेन और भी इस प्रकार की जो गैसेज हैं, उनको कम करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके बाद कुछ नीतियां भी बनी। और इसी क्रम में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में 2002 में सेकेंड इन्वायरमेंटल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। और इसके बाद 1986 एक हमारे भारत देश में लागू एक ऐसा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके तहत केंद्र का सभी राज्यों के ऊपर पर्यावरण को लेकर के एक नियंत्रण है। कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बच्चों आपने नोट किया होगा। आइए अब अपन लोग आगे बढ़ें और इस अथर्ववेद की एक बहुत अच्छी खूबसूरत पंक्तियों को यहाँ पढ़ें और इसके ऊपर बार बार चिंतन और मनन करें। जिसके श्लोक का जो हिंदी रूपांतरण है वो कुछ इस प्रकार है कि हे पृथ्वी माँ, मैं तुमसे उतना ही प्राप्त करूंगा जिसे तुम पुनः उत्पन्न कर सको। तेरी जीवन शक्ति पर कभी भी प्रहार नहीं करूंगा। कहने का आशय ये हुआ बच्चों कि बार बार जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम इस तरह से एक सीमित मात्रा में, एक नियंत्रित वे में उनका उपयोग करें कि वो बार बार उत्पन्न हो सके। ऐसा ना हो कि हम उनको इस तेजी के साथ उनका उपयोग कर जाएं कि वो मूलतः ही समाप्त हो जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अथर्ववेद हमको इस ओर सोचने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस व्याख्यान में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, इनके ऊपर पूर्व में भी हमने व्याख्यान दिया था, लेकिन इस व्याख्यान में हम ज्यादा एम्फेसिस देंगे इकोसिस्टम के ऊपर या पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसको आप बेहतर समझते होंगे, चूंकि पूर्व में इसके व्याख्यान हो चुके हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम साधन कहते हैं, अगर वो मानव उपयोगी हैं, मानव अगर उन चीजों का उपयोग कर सकता है, तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को, ऐसे साधनों को संसाधन कहा जाता है। तो कोई भी साधन जब तक उपयोगी नहीं है वो साधन ही रहता है, और जैसे ही वो मानव उपयोगी हो जाता है तो वो संसाधन में बदल जाता है। तो इस प्रकार से साधन और संसाधन में एक बेसिक अंतर है। इसके अलावा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब कुछ ऐसे हमारे संसाधन हैं जो कुछ वर्षों के बाद पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकृति उन्हें हमें पुनः दे देती है। और ऐसे पदार्थों का हम उपयोग करते चले जाएं तो बार बार वो उत्पन्न होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा मैनेजरियल स्किल को ध्यान में रखना पड़ेगा, पर्यावरण प्रबंधन के ऊपर बात रखनी होगी कि हम इस तरह से उनका उपयोग करें कि जब वो उत्पन्न हो तो उनकी पुनः पूर्ति हो सके। दूसरी ओर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो इस प्रकार के हैं कि अगर आपने उनका बिना किसी नियंत्रण के उपयोग करते चले गए
तो उनको फिर दोबारा आप जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बनने की जो प्रक्रिया है उसमें लाखों वर्ष का समय लग जाता है। उदाहरण के लिए फॉसिल फ्यूल वगैरह। आइए अब इकोसिस्टम के ऊपर चर्चा करें, और मैं मान के चलता हूं कि सभी विद्यार्थियों को इन चीजों का ज्ञान होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग, एयर, वाटर, लैंड के बारे में, और वातावरण में होने वाले जो अवांछनीय परिवर्तन हैं जिनको हम प्रदूषण कहते हैं, इसके बारे में भी सारे बच्चे जानते हैं। सबसे पहले अगर हम पर्यावरण की बात करें, तो दरअसल हमारी इस पृथ्वी पर जीवधारियों के चारों ओर स्थित जो एक आवरण है उसे हम पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द सराउंडिंग ऑफ मैन हु इज बोथ क्रिएटर एंड मॉडलर ऑफ हिज एनवायरमेंट। एक तरह से अगर हम देखें तो जो वातावरण है वो सामाजिक, आर्थिक, जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों से युक्त एक ऐसी सराउंडिंग है हमारे चारों ओर जिसमें मानव उसके केंद्र बिंदु में है, और एक तरह से मानव उसको निर्मित भी कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है। तो एक इस प्रकार के आवरण को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर यह कंटेक्स्ट भी हमको याद रखना है कि वातावरण जो है वो अन्य ग्रहों पर भी है, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं है। तो वातावरण तो कई जगह हो सकता है, लेकिन जो वातावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होगा उसे हम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहेंगे, जो आगे चल करके आप देखेंगे। वातावरण में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो स्थायी होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, और जिसके कारण कि हम उन भौगोलिक क्षेत्रों में विशेष प्रकार के वेदर कंडीशंस को देखते हैं, और इसे हम क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या है? एक स्थायी लक्षण है, और वही वेदर या मौसम क्या है? एक बदलने वाला लक्षण है, अब परिवर्तनीय लक्षण है। तो इस तरह से वेदर तो बदल सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो काफी लंबे समय तक एक सी बनी रहती है। और इस क्लाइमेटिक, अगर हम पूरी अर्थ को देखें तो अर्थ में 20-20 डिग्री लेटीट्यूड के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में पूरी पृथ्वी को विभाजित किया गया है, जिसमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। यहाँ पर जो 60 डिग्री से 80 डिग्री लेटीट्यूड पर है वो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है बच्चों, जहां पर बर्फ जमी हुई है। और हम लोग जो हैं वो देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल 20 से 40 डिग्री लेटीट्यूड पर हैं, जहां पर बारिश भी होती है, ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। एक प्रकार का ह्यूमिड क्लाइमेट है जो सभी प्रकार की वनस्पतियों के लिए, सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक अनुकूलित है। एक अगर आप विहंगम दृश्य देखें तो कुछ इस प्रकार का हमको एक लैंडस्केप दिखाई देता है। अगर हम प्रकृति के बारे में कल्पना करें तो प्रकृति कुछ इस तरह ऐसी दिखाई देती है, जिसमें पहाड़ हैं, जंगल हैं, हरे हरे मैदान हैं, और चारों तरफ पानी से भरी हुई वाटर बॉडीज हैं। तो कुछ ऐसी रचना की जब हम बात करते हैं तो हम सारे बच्चों, आपके मनो मस्तिष्क में इस प्रकार का एक चित्र सामने आना चाहिए। अब अगर हम सैटेलाइट से अर्थ को देखें तो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, जिसका 2/3 भाग जो है समुद्र से है, जो नीले रंग का दिख रहा है, और पीले और भूरे रंग में हमको हमारे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, थल दिखाई दे रहा है, स्थल वाला भाग दिखाई दे रहा है। तो ये एक सैटेलाइट चित्र भी आपके सामने है। अब वो वातावरण का वह भाग जो किसी जीवधारी के लिए उपयुक्त होता है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, तो उसमें 3 बातें आती हैं बच्चों। एक तो देखिए, बिना ऑक्सीजन के वी कांट सर्वाइव। हम लोगों को ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और ये ऑक्सीजन से युक्त हमारा जो वायुमंडल है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद जिस जमीन के ऊपर हमने अपने मकान बना रखे हैं, जिसके ऊपर हम बैठे हैं, जिसके ऊपर हम प्रचलन करते हैं, और हम जिसके ऊपर खेती करते हैं, वो सारी भाग जो है, थल वाली जो भूमि है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और दूसरी ओर पानी से भरे हुए जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, वो सब मिलकर के हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं। कहने का आशय ये हुआ कि जीवधारी जिस वातावरण में रहते हैं उसे हम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ये स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे। आइए अब 6 प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट रखें और इनको हमेशा याद रखें। और वो उनका क्रम इस प्रकार से है: फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, फूड, एनर्जी और लैंड रिसोर्सेज। ये हमारे सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। बच्चों, इन सारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर बार बार आपको बताया जा रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं, और इनके ऊपर गंभीरता पूर्वक चिंतन इसलिए जरूरी है कि जिस तेजी के साथ हमारी इस पृथ्वी पर मानव की जनसंख्या बढ़ी है, और बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ ऊर्जा की भी मांग बढ़ती चली जा रही है, और ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इन सारे रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन हो रहा है। और इस अत्यधिक दोहन के कारण पूरे के पूरे हमारे जो भौगोलिक मंडल्स हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, वहां की जलवायु भी धीरे धीरे जलवायु पर भी धीरे धीरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर
कुछ ऐसे पर्यावरणीय संकट मानव प्रजाति के सामने आ रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आप सब बच्चों को पता होगा अभी केदारनाथ में जो भूस्खलन हुआ था, देखिए कितना भयानक हुआ था। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, ये सारे ऐसे पर्यावरणीय खतरे हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं हम सब मानव दोषी हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर बच्चों जो इकोसिस्टम होगा, अभी हम आगे विस्तार से व्याख्या करेंगे, उसका जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर है वो है मानव। तो मानव जो है वो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहा है। वो चीजें तो इस्तेमाल करना चाहता है, वो हर्बल प्रोडक्ट यूज करना चाहता है अपनी सेहत को बनाने के लिए, लेकिन वो प्रकृति के लिए सही रूप में प्रकृति प्रेमी नहीं हो पा रहा है, प्रकृति मित्र नहीं हो पा रहा है, इको फ्रेंडली नहीं हो पा रहा है। तो हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इको फ्रेंडली हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति की संरक्षण के लिए हम इको फ्रेंडली हमें होना होगा। और यही इस व्याख्यान का उद्देश्य भी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी है वो इसको सुनने के बाद इस पर गंभीर चिंतन करे और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको इसके लिए जागरूक करे कि वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने मन में कुछ संकल्प लें। अब देखिए, जो जितने भी प्राकृतिक स्रोत थे उन सबका इंपॉर्टेंस आप सब बच्चे जानते हैं कि मानव को, जो हमारी मानव समाज है, उसके जीवन के लिए जितनी भी बेसिक चीजों की जरूरत है, हमें आधारभूत चीजों की जरूरत है, वो हमें इन रिसोर्सेज से ही मिलते हैं। हमें यहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जिस रॉ मटेरियल का हम उपयोग बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में, जिसमें दवाइयां भी शामिल है, उसके लिए करते हैं। एनर्जी के बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल है, सोलर है, वाटर है, विंड है। हम अपने जो मकान बना रहे हैं उसके लिए लकड़ी चाहिए, शेल्टर के लिए, मेडिसिन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। आइए अब हम चर्चा करें सबसे पहले इकोसिस्टम की। पहली जो एक शब्द है जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, चूंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों को पता होगा कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया, और जिसके अंतर्गत हम, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारी और उसके चारों तरफ पाए जाने वाला जो वातावरण है, चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, उसके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड देयर सराउंडिंग। तो अब सवाल उठता है कि सराउंडिंग और लिविंग दोनों को अगर हम मिला दें तो बन जाता है नेचर, प्रकृति। तो हम एक तरह से प्रकृति के नियमों का, प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का, प्रकृति में व्याप्त विभिन्न प्रकार के जो रेगुलेटरी फिनोमिना हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, जितने भी जीवधारी हैं पहले आप इनको समझें, उसमें सूक्ष्म जीव, पौधे और जंतु, ये सारे के सारे शामिल हैं। एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, इन्हें हम जीवधारी कहते हैं। वातावरण जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों चीजें आती हैं, और ये दोनों मिलकर के नेचर को बनाती हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसे अंतर संबंध है, इनके बीच में किस प्रकार का इंटर रिलेशनशिप है, उसकी व्याख्या करने वाली जो शाखा है विज्ञान की, उसे हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। अब यहां पर आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इकोलॉजी जो है एक वृहद शब्द है, एक ब्रॉड टर्म है, और एक बहुत बड़े परिक्षेत्र को, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को, बहुत बड़े जलवायु वाले क्षेत्र को ये कवर करती है। लेकिन एक इकोलॉजी के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र सक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम होती है। तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी को समझने के लिए, उदाहरण के लिए, जिस शहर में अभी आप बैठ करके वर्चुअल क्लास का लेक्चर सुन रहे हैं, बच्चों, उस शहर की इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें आपका ये जो क्लासरूम है एक छोटा सा इकोसिस्टम है। वहां का जो बस स्टैंड है वो एक इकोसिस्टम है। वहां का जो रेसिडेंशियल एरिया है वो एक इकोसिस्टम है। वहां के जो जंगल है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो ये सारे छोटे छोटे जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, ये सब मिल करके उस शहर की इकोलॉजी का निर्माण करते हैं। तो आप जहां पर बैठे हैं वो एक इकोसिस्टम हो गया। अब इस इकोसिस्टम को अगर हम समझें तो वास्तव में इकोसिस्टम में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जैविक घटकों की, और उसके बाद बात करेंगे अजैविक घटकों की। तो जैविक घटकों की अगर हम बात करें तो जैविक घटक में वो सारे जीवधारी जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना सकते हैं, उन सबको हम उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर हैं, दरअसल ये भोजन प्रदान करते हैं, ऊर्जा का एक रूप भोजन के रूप में उन सारे जीवों को देते हैं जो इनके ऊपर आश्रित होते हैं, अर्थात शाकाहारी प्राणी जो इन साग सब्जियों को या वनस्पतियों के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर।
उसके बाद इस भोज्य श्रृंखला में दूसरे ऐसे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो इन जीवों को अब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल बन जाता है। इसी प्रकार से टर्शरी, और जैसे जैसे जितनी बड़ी खाद्य श्रृंखला होगी उतने अधिक ट्रॉपिक लेवल्स होंगे, और सबसे लास्ट में जो उच्चतम स्तर का जो भोक्ता होगा उसे हम कहेंगे वो सबसे एपेक्स पर होगा, सबसे शीर्ष पे होगा। और शीर्ष पे होने के बाद जब एक निश्चित समय के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाएगी किन्हीं कारणों से, तो उसे वापस प्रकृति में मिलाने वाले हमारे अपघटक होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो तीन शब्द अभी आपने यहां सुने, पहला था प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। तो ये तीनों मिलकर के एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूरज की लाइट आ रही है, देखिए वृक्ष है, वृक्ष की हरी पत्तियां भोजन बना रही हैं, उसके ऊपर एक कैटरपिलर है जो उन पत्तियों को खा रहा है, और उस कैटरपिलर से एक चिड़िया उसको खा रही है, चिड़िया को बाज खा रहा है, और अगर बाज की मृत्यु हो जाती है तो एक सेक्सॉन बीटल्स जो हैं ये धीरे धीरे उनको सरलीकृत कर रहे हैं, जिनको हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, एक प्रकार के डिकम्पोजर हैं। प्रकृति में व्याप्त जो मौलिक रूप से जो बच्चों डिकम्पोजर होते हैं उन्हें हम बैक्टीरिया या जीवाणु कहते हैं, फंजाई कहते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, और जितनी भी सड़ी गले मृत पेड़ पौधों की पत्तियां हो या जीव जंतु हो उनको वापस वो सरलीकृत कर देते हैं। तो इस स्लाइड के जरिए अभी आपने इस बात को समझा कि जीवो जीवस्य भोजनम, कि जीव ही जीव का भोजन होता है। इस बात को आप आसानी से इस खाद्य श्रृंखला में समझ रहे हैं। अब देखिए जो इकोलॉजिकल हायरार्ची की अगर हम बात करें, वी वांट टू नो द स्टेटस ऑफ इकोसिस्टम इन इकोलॉजी, कि इकोलॉजी में इकोसिस्टम का स्टेटस क्या है। तो अभी हमने देखिए चर्चा की थी बायोस्फीयर की, जो अभी आपको मैंने बताया। उसके बाद अगर हम एक बहुत बड़े रीजनल यूनिट की बात करें जहां पर जो वनस्पतियां होती हैं उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं फ्लोरा, ठीक है ना। जैसे आप कहीं विजिट करने गए और किसी ने बताया कि साहब यहाँ का फ्लोरा बहुत रिच है, तो आप उसका आशय क्या होगा कि वहां पर बहुत अच्छी वनस्पतियां हैं। अगर हम कहें किसी नेशनल पार्क हम घूमने गए और हमारी बातचीत में ये आया कि भाई यहाँ का फौना बहुत रिच है, तो इसका आशय ये होगा कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अगर किसी बड़े ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में वहां का जो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन है, तो उसमें जो फ्लोरा और फाना होता है उसे हम बायोम कहते हैं। ओके, बायोम के बाद अगला शब्द आता है इकोसिस्टम, ये तीसरे नंबर की इकाई है। और इकोसिस्टम में हम लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरेक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद अगर ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन है किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और बच्चों कम्युनिटी के बाद हम बात करते हैं जनसंख्या और जीव संख्या की। जनसंख्या का तात्पर्य हमेशा याद रखिए मानव से होता है, कि किसी एक विशेष स्थान पर एक विशेष अवधि में पाए जाने वाले मानवों की संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं। और अगर हम अन्य जीवों के संदर्भ में अगर इस बात को लें तो उसे हम जीव संख्या कहते हैं। ओके, और अंत में आता है जीवधारी, जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची। तो अभी मैंने आपको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे घटते क्रम में इन सारे टर्म्स के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। दिस इज द इकोलॉजिकल हायरार्ची। उसमें आपने देखा कि तीसरे नंबर पर इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र को रखा गया है। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम शब्द का खोज किसने की, इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रतिपादित किया। तो नाम याद रखिए, टेंसले, 1935 1935 में टेंसले ने इसको बतलाया। एक प्रकार से इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और आप इसको नोट करें, अंग्रेजी में पहले लिखें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स and the physical environment both interacting and exchanging materials between them। एक प्रकार से इकोसिस्टम हमारे जीव मंडल की एक ऐसी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवधारियों के विभिन्न समुदाय प्रकृति के साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, और एक प्रकार की इस आदान प्रदान के दौरान होने वाले जो अंतर संबंध हैं, जो इंटरैक्टिव फीचर्स हैं, जो इंटरैक्शंस हैं, उनके अध्ययन को प्रकट करने वाला तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। एक स्वस्थ इकोसिस्टम में क्या क्या बातें होना चाहिए, कौन कौन सी इसेंशियल कंडीशंस होना चाहिए, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप उनको भी नोट करिए। सबसे पहला तो ये है कि प्रॉपर स्थान होना चाहिए जिसमें कि सभी जीवधारी वृद्धि कर सकें और गति कर सकें। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु होना चाहिए जिससे सभी जीवधारी ब्रीथ कर सकें, श्वसन कर सकें। और पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए।
पोषक तत्व और अकार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता होना चाहिए, और ऊर्जा जो है का भंडार पर्याप्त होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए, मतलब सारे जीवों को भोजन प्राप्त होना चाहिए ताकि हर ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा का विस्तार हो सके, ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो ये सारी बातें अगर किसी इकोसिस्टम में है तो हम उसे एक हेल्दी इकोसिस्टम कह सकते हैं। हेल्दी इकोसिस्टम के बाद यहां पर एक बार फिर से आपके सामने स्लाइड है कंपोनेंट्स की। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, पहला है बायोटिक कंपोनेंट, या आप नोट कर लें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ये देखिए नाम दिए हुए हैं। प्रोड्यूसर हमेशा वो होंगे जिनके पास क्लोरोफिल होगी, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने में सक्षम होंगे, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहते हैं। वहीं कंज्यूमर वो होंगे जो हेटरोट्रॉप्स होंगे, परपोषी होंगे, जिनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो प्राथमिक जो उत्पादक हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और इनके कई चरण हो सकते हैं, कई लेवल हो सकते हैं। और तीसरा जो था डिकम्पोजर या अपघटक, जिनको हम रिड्यूसर भी कहते हैं, ये फेगोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु और साथ ही साथ फंगस वगैरह, ये सब डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ये सारे आपके सामने जो दिख रहे हैं ये है एबायोटिक फैक्टर्स। तो उसमें देखिए वायु है, जल है, लवण है, उसके बाद प्रकाश है और तापमान, ये सब मिल करके एक प्रकार से अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। अगर आप कंक्लूड करें तो ये 4 लाइनों को आप हमेशा याद रखें कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो जीवधारियों के सस्टेनेंस के लिए, जीवधारियों की वृद्धि के लिए, जीवधारियों के स्थायित्व के लिए आवश्यक होता है, वो सारी चीजें पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं। माने अगर आप समझें कि हम किसको हम कंपोनेंट कहेंगे इकोसिस्टम का, तो बच्चों याद रखो, ऐसा कोई भी पदार्थ जो जीवधारियों के लिए आवश्यक है उसे हम कंपोनेंट कहेंगे इकोसिस्टम का। दूसरा, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट के रूप में होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों को निरंतर उपयोग में लाते हैं और उनसे उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं। लाइफ जो है इट सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और जीवन के आप देखेंगे इकोसिस्टम में जो जीवधारियों के अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्तर हैं, उसमें ऊर्जा का यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, और ऊर्जा जो है अलग अलग चरणों में हमको अलग अलग रूप में दिखाई देती है। तो यहां पर ऊष्मागतिकी के जो 2 नियम हैं वो भी यहां लागू होते हैं। पहला है इन एनर्जी नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा का ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, और एक प्रकार से ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सन, विच इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हम ऊर्जा के रूप में परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों इसके लिए एक शब्द आता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज बीइंग इंक्रीज्ड ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर एंट्रोपी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। कहने का आशय ये हुआ कि जो डिसऑर्डरनेस ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के बदलते रूप जो हैं वो निरंतर हमारी पृथ्वी पर इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को अलग अलग चरणों पर पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा ट्रांसड्यूस कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इकोसिस्टम के प्रकार भी आप लिखें तो इकोसिस्टम के देखिए यहां पर 2 प्रकार दिए हुए हैं, एक है मैन मेड और दूसरा है नेचुरल। और इकोसिस्टम अगर हम देखें तो मोटे तौर पर जल और थल 2 प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में स्वच्छ जल और समुद्रीय इकोसिस्टम की बात होती है। और स्वच्छ जल में अगर हम बात करें तो जो स्टैंडिंग वाटर होता है, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे तालाब है, झील है, उसे हम लैंटिक कहते हैं। और जो फ्लोइंग वाटर है, रनिंग वाटर है, जैसे कि सरिताओं को देखेंगे आप, नदियों को देखेंगे, स्ट्रीम्स को देखेंगे, इन्हें हम लॉटिक वाटर कहते हैं। बच्चों विज्ञान की एक शाखा और है जहां पर इनका अध्ययन किया जाता है, जिसे हम सरोवर विज्ञान या लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो लिम्नोलॉजिकल जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर हम लोग पानी के जलाशयों के अध्ययन करते हैं कि जलाशय में सारे कारक किस प्रकार से गतिशील हैं, गतिमान हैं और किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये एक ऊर्जा का चित्र दिया हुआ है स्लाइड में कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर लेते हैं, फिर हर्बीवोर्स के पास जाती है, फिर कार्निवोर्स से होती हुई फाइनली वो डिकम्पोजर्स के द्वारा पृथ्वी को दे दी जाती है। तो एक प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में, बच्चों याद रखो, वो अचक्रीय होता है, नॉन साइक्लिक। मतलब जो ऊर्जा सूरज से हमको मिल रही है वो वापस सूरज के पास नहीं जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। एक चित्र और देखिए उसी का,
कि ये सोलर रेडिएशन से प्रोड्यूसर के पास आ रहा है, फिर कंज्यूमर के पास घूमता हुआ अंत में पृथ्वी में डिकम्पोजर के पास पहुंच रहा है। तो ये चक्र भी याद करिए। अब जो एबायोटिक जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की ऐसी गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। आप सबको पता होगा कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में 76% नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन एक इनर डाइल्यूएंट के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन को, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। ओके, और इस नाइट्रोजन के कारण ही जब कभी हम बहुत ऊंचाई में जाते हैं ना बच्चों, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए या समुद्र के नीचे गहराई में जाएं, तो एल्टीट्यूडनल स्ट्रेस का कारण भी ये नाइट्रोजन होती है। तो ये नाइट्रोजन जो है, देखिए किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जो रूट नोड्यूल के बैक्टीरिया होते हैं, और नाइट्रेट के रूप में ये वापस जमीन में आते हैं और इसका उपयोग किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में। फिर वापस ये देखिए किस प्रकार से जीवों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है चारा के रूप में, फिर ऑक्सीजन ली जा रही है और CO2 छोड़ी जा रही है, और इस CO2 का उपयोग कौन कर रहे हैं? पौधे कर रहे हैं, और पौधे इसको लेकर के फिर से भोजन तैयार कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये एक प्रकार के ये चक्र जिनको हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स भी कहते हैं, गैस साइकिल्स भी कहते हैं, ये चक्र निरंतर चलते रहते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम 2 प्रकार के हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो इनके फंक्शंस आप जरूर याद रखें। तो 4 प्रकार के कार्य होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, दूसरा है एनर्जी का फ्लो, और तीसरा है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, और चौथा है डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। तो ये चारों चीजें जो हैं वो एक आदर्श इकोसिस्टम हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो निरंतर उत्पादकता को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो पुरानी चीजें हो रही हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, उनको वो डिकम्पोज करता है, अपघटित कर देता है, और ऊर्जा के प्रवाह को वो हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर मेंटेन करता है। और जितने भी पोषक तत्व हमारे पृथ्वी पर हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में हैं, उनकी वो रिसाइकलिंग करता है, वो जीवों के शरीर में आते हैं, और फिर बायोलॉजिकल फ्लूइड जैसे यूरिन है, हमारे जो फीकल मटेरियल्स हैं या डिकेइंग मटेरियल्स हैं, उनके द्वारा वापस पृथ्वी में चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। और एक प्रकार से जो सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है कि वो सस्टेनेबल डेवलप करें और स्टेबलाइज रहें, माने हमारी जो विभिन्न प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, वो इस पृथ्वी के ऊपर स्थायी तौर पर रहें, स्टेबलाइज रहें, और अपने एक निश्चित टाइम इंटरवल तक वो यहाँ पर प्रेजेंट रहें। इन सारी चीजों को मेंटेन करने का कार्य इकोसिस्टम का होता है। फूड चेन जिसकी हमने अभी बात की थी, तो सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म इन ए इकोसिस्टम थ्रू विच फूड एंड द एनर्जी कंटेन्ड इट फ्लोज कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में निरंतर हम क्या देखते हैं कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है, एक के बाद एक उच्चतर स्तर के ऊपर हम बढ़ते हैं, और हम पाते हैं कि ऊर्जा जो है वो निरंतर भोजन के रूप में एक के बाद एक ट्रॉपिक लेवल के जीवधारियों को प्राप्त होती है। और उसमें क्या होता है श्रृंखला में कि प्रत्येक जीवधारी एक प्रकार से भोजन के रूप में उसके अगली श्रृंखला के जीवों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो एक तरह से फूड चेन क्या करती है बच्चों? तो आप याद रखें कि फूड चेन एक प्रकार का न्यूट्रिटिव इंटरैक्शंस को प्रकट करती है, और न्यूट्रिटिव इंटरैक्शन किसके बीच हो रहा है? बायोटिक कंपोनेंट अर्थात जीवधारियों के बीच हो रहा है। तो सभी जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले पोषक अंतर संबंधों को प्रकट करती हैं हमारी खाद्य श्रृंखलाएं। जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि जो हरी हरी घास है उसको खरगोश खा रहा है, फिर उसको कैट खा रही है, फिर उसको लोमड़ी खा रही है, और अंत में टाइगर खा रहा है। और यही वजह है कि हम जंगल में टाइगर के संरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि टाइगर क्या है बच्चों? हमारा टॉप मोस्ट कार्निवोर है। द हेल्थ ऑफ टाइगर रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। अगर एक जंगल में शेर अच्छे से विचरण कर रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं पर्यावरणविद होने के नाते कि पूरे के पूरे जंगल में सारी श्रृंखलाएं सही ढंग से चल रही हैं, क्रियाशील हैं। एक फूड चेन और यहाँ पर आपको वाटर बॉडी के रूप में दिखाई दे रही है, जैसा भी मैंने चर्चा की, इसको देखिए। फिर एक बात आती है खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है बच्चों? एक लीनियर सीक्वेंसिंग होती है, एक रेखीय क्रम में हम जीवधारियों को रखते हैं, क्रमशः उनके भोजन के स्तर को देखते हुए या न्यूट्रिटिव इंटरेक्शंस को देखते हुए। लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जीव हो सकता है कि कई लेवल के जीवों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाए, और इस प्रकार से एक नेटवर्क बन जाता है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन ए बायोटिक कम्युनिटी। दिस इज कॉल्ड फूड वेव। इसे हम खाद्य जाल कहते हैं।
और खाद्य जाल को आप इस चित्र में आसानी से समझ सकते हैं कि रैबिट जो है वो वाइल्ड कैट के द्वारा, जैकाल के द्वारा भी भोजन के रूप में लिया जा सकता है और सीधे सीधे टाइगर के द्वारा भी भोजन के रूप में लिया जा सकता है। तो जब किसी एक जीव को कई स्तर के जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर सकें तो इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। इसी तरह का एक देखिए यहां पर भी एक चित्र में दिखाई दे रहा है। आइए अब हम लोग देखें कि जितने भी इकोसिस्टम है उसमें कैसे बायोलॉजिकल हमारे यूनिट्स हैं और किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, कितनी संख्या में इंडिविजुअल्स हैं, ऊर्जा का स्तर क्या है। इन सारी चीजों को प्रकट करने के लिए 1927 में चार्ल्स इल्टन ने कुछ विशेष प्रकार के रचनाओं का निर्माण किया जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। बच्चों, चूंकि इसकी खोज इल्टन ने की थी इसलिए इसको इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पैरामीटर। इनके द्वारा हम आसानी से किसी भी पैरामीटर के स्वरूप का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, पिरामिड्स तीन प्रकार के चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दूसरा है एनर्जी लेवल और तीसरा है बायोमास इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल। तो इन तीन चीजों को प्रकट करने वाला जो है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से पिरामिड्स बनते हैं। सबसे नीचे देखिए हरे भरे जो आपको वनस्पतियां दिख रही हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे कीट हैं, कीटों को खाने वाले मेंढक हैं, उभयचरी हैं, उभयचरी को खाने वाले सरीसृप हैं और अंत में उनको खाने वाले क्या है, मोर है। अगर हम इसका थोड़ा सा इस नंबर को अगर इस रूप में सोचें कि अगर एक उत्पादक के रूप में एक क्या है, वृक्ष है, तो वृक्ष के ऊपर फिर कीट हैं और कीटों के ऊपर पक्षी हैं। तो ऐसी स्थिति को प्रकट करने के लिए हमको उल्टा पिरामिड बनाना पड़ेगा जिसको इनवर्टेड पिरामिड कहते हैं। तो बच्चों याद रखो कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, जब उसमें हम जीव संख्या को प्रकट करते हैं तो अगर उत्पादक अधिक हैं तो स्ट्रेट बनेगा, अपराइट पिरामिड बनेगा। और अगर उत्पादक जो है वो एक पेड़ के रूप में है, सिंगल है, ट्री इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पर इन्वर्टेड पिरामिड्स बनेंगे, उल्टे पिरामिड बनेंगे। इसको लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड कब बनाएं। तो ये केवल नंबर को लेकर के है, इसको आप समझ पाएंगे। और इसी प्रकार से अगर आप देखें बायोमास के रूप में, तो यहां देखिए जो प्रोड्यूसर दिख रहा है वो लगभग 1000 किलो का है। उसके बाद जो उसको खाने वाले शाकाहारी हैं उनका अगर हम कुल वजन करें तो 100 केजी, फिर प्राइमरी कार्निवोर को देखें तो 10 केजी और टॉप कार्निवोर को देखें 1 केजी। माने इस लेवल पर जो बायोमास है हमारा भोजन के रूप में इन प्राणियों के शरीर में आगे की ओर बढ़ता चलता है। दिस इज ऑल्सो ए अपराइट पिरामिड। तो ये तो बात हुई पिरामिड्स की। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का चित्र मैंने आपके सामने रखा है कि जिसमें आप देखिए कि चारों तरफ वनस्पतियां हैं और उन वनस्पतियों को खाने वाले शाकाहारी प्राणी हैं। शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले अन्य कई स्तरों के मांसाहारी प्राणी हैं जिनको हम क्रमशः प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और टॉप लेवल पर देखिए यहाँ टाइगर है। और एक निश्चित समय के बाद जब ये वनस्पतियां नष्ट होती हैं, क्लाइमेक्स पर आने के बाद या जीव जंतुओं की मृत्यु होती है, तो उनको वापस प्रकृति में रिसाइकिल करने वाले हमारे छिपे हुए छोटे छोटे जीवाणु हैं जिनको हम अपघटक या डिकम्पोजर कहते हैं, उनके द्वारा इनको पुनः सरलीकृत कर दिया जाता है। एक और अच्छा चित्र आपके सामने है और यह है पॉन्ड इकोसिस्टम का, जिस जलाशय में अगर आप देखें तो वहां पर देखिए तरह तरह के अजैविक घटक हैं। और बच्चों यहाँ पर सूरज की रोशनी से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उससे फाइटोप्लैंक्टन्स और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। इनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उनको खाने वाली हमारी मछलियां हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, और उनको खाने वाले कछुए हैं जो टर्शरी कंज्यूमर हैं। तो देखिए एक प्रकार की चेन अगर आप देखें तो यहाँ बायोटिक कंपोनेंट्स की भी आप देख पा रहे हैं और इन बायोटिक कंपोनेंट्स में एक न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन भी आप देख रहे हैं। कुछ समय के बाद जब टॉप लेवल के हमारे कंज्यूमर नष्ट होते हैं तो उनको वापस पृथ्वी में मिलाने वाले बहुत सारे क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, वो उनको वापस सरलीकृत करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है वाटर का या पॉन्ड इकोसिस्टम क्रियाशील होता है। अब इस लेक्चर के अंत में मैंने एक दो किताबों के नाम लिखे हैं। एक आरसी शर्मा की है एनवायरमेंटल स्टडीज और दूसरी है इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन स्टीवन सैंडबर्ग की। इन किताबों को भी बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, अब आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो कॉलेज के विद्यार्थी होने के नाते अब स्कूल की तरह नहीं है बच्चों की सिर्फ एक ही किताब से हमको पढ़ना है। आप लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग ऑथर्स की किताबों को कंसल्ट करें, एक ही टॉपिक को आप कई किताबों से पढ़ें और फिर अपने नोट्स बनाइए। उससे आप पाएंगे कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप कई बहुआयामी तरीके से
कई डिफरेंट एंगल से, विभिन्न दृष्टिकोणों से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो अब ये लेक्चर मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको किसी तरह की कठिनाई है तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। तो बच्चों, अगर आप सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। सवाल देखिए जरूर पूछना चाहिए। सवाल पूछने से क्या होगा कि वर्चुअल क्लास की जो हमारी सार्थकता है ना, वो भी पूरी होगी, क्योंकि ये इंटरेक्टिव है क्लास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मुझे ही सुनेंगे, मैं आपकी आवाज भी सुनना चाहूंगा। तो अगर किसी बच्चे के मन में कोई बात हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो हाथ में माइक लेकर के बात कर सकते हैं। एनी वन ऑफ यू? और अगर ऐसा लग रहा है कि हमको पूरी बातें समझ में आ गई हैं, और समझ में आने के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक आध सवाल मैं ही पूछता हूं आपसे, क्यों भाई? तो बच्चों, आप में से कोई मुझे बताएं कि इकोसिस्टम शब्द ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? इकोसिस्टम शब्द, पारिस्थितिक तंत्र, ये शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया? हु कॉइन्ड दिस टर्म? एनी वन ऑफ यू? हाँ बोलो बच्चों। सिवनी कॉलेज के दिख रहे हैं कुछ बच्चे मुझे। बताइए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बोलो बेटा। हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलो बच्चे। सर, टेंथ लेने। टेंस लेने का किस कॉलेज से बोल रही हैं बेटा आप? सर, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप आपको आवाज साफ आ रही है, इसका मतलब वेरी गुड, बहुत सही उत्तर दिया आपने। टेंसले ने इसकी खोज की थी। अच्छा, इकोलॉजी किसकी? अब इकोलॉजी शब्द में अच्छा ये बताओ कि इकोलॉजी का क्या आशय होता है? पारिस्थितिकी से अपन क्या समझते हैं? किस चीज का अध्ययन करते हैं? बोलो बेटा, छिंदवाड़ा से आप ही बोलिए। सर, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सारे जीव जंतुओं को रखा जाता है, और हम्म। इसके अंतर्गत मानव भी आते हैं, और पेड़ मानव भी पौधे आते भी हैं। इसी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तो उनके आपसी अंतर संबंधों का हम इसमें अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ जो अजैविक कारक होते हैं ना हमारे चारों तरफ, जो वातावरण है, ठीक है ना, यस। यस उनका सर। जीवधारियों के साथ क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी बातों का अध्ययन भी हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ओके बैठिए, आप सर। बैठिए। और किसी कॉलेज से कुछ पूछना चाह रहे हो? बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1:30 बजे एक व्याख्यान और होगा मेरा, तो उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद जब व्याख्यान 1:30 वाला है, जिसमें हम आपको 4th सेमेस्टर के बच्चों को फिजियोलॉजी में ऑस्मो रेगुलेशन की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप उसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। अभी 1:30 बजे से अपन लोग फिर मिलेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि इसी के साथ बच्चों, अब आप लोग अगले व्याख्यान के लिए अब इंतजार करें। ठीक है, धन्यवाद।